बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पहलगाम वाक़े के बाद से अब तक पाकिस्तान और भारत के बीच कशीदगी तनाव अपनी जगह पे मौजूद है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि उसमें शिद्दत आती जा रही है तो बेजा ना होगा। इससे पहले कि थोड़ी देर पहले अब आज जो है वो आर्मी चीफ गए और फ़ौजी मशकों से उन्होंने ख़िताब किया। उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुसल्लह फ़ौज हर कीमत मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए हम वक्त तैयार है। कोई इबहम नहीं होना चाहिए कि भारत की तरफ से किसी भी मुहिम जोई के लिए भारत की जो भी अस्करी मुहिम जोई होगी उसका फौरी और दो टोक जवाब जो है वो दिया जाएगा। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी में है। दूसरी जानिब कल रात को मार्को रूबियो जो कि सेक्रेटरी ख़ारजा हैं अमेरिका के, उनका रब्ता हुआ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ और हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ। उन्होंने उनसे टेलीफोन पर बात की और एक बात जो कि मुश्तरका थी वो ये थी कि इस टेंशन को, तनाव को कम किया जाए, राब्ते रखे जाएँ, एक दूसरे के साथ बात की जाए और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुश्तरका जो इक़दाम हैं वो किए जाएँ। इसी सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत जो है वो पहली फुर्सत में, यानी जो भी इस वक्त राब्ते हैं उनको बहाल करें। प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने बात की, हमारे शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको बताया कि पाकिस्तान के इस वक्त के जो हालात हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में इस वक्त अब भी लड़ रहा है। 90,000 अपने जो हमारे अवाम हैं वो जान से हाथ धो बैठे हैं और बहुत सारा जो पाकिस्तान का एक बयानिया है वो प्राइम मिनिस्टर ने उनके सामने रखा। बहरहाल अब जो सूरत हाल है उसमें ये कि पाकिस्तान और भारत को एक गैर जानिबदाराना तहकीकात की तरफ क्या वो बढ़ सकते हैं, बढ़ना पड़ रहा है और अमेरिका इसके लिए सरगर्म है, क्या वो किरदार अदा कर सकता है या नहीं। एक और गैर मामूली पेशरफ्त ये हुई है कि पाकिस्तान ने मुशीर कौमी सलामती, पाकिस्तान के इस वक्त जो DGISI हैं जनरल आसिम मलिक साहब, उनको उन्होंने उनका तैनात किया है, उनको मुकर्रर किया है। और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस वक्त जो तनाव है उसके अंदर DGISI बतौर DGISI मुशीर सलामती के तौर पर अपना काम जो है वो बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। ये मामला जो है हम ये देखें कि इस सूरत हाल में क्या पाकिस्तान और भारत के बीच जो कशीदगी है वो ख़त्म हो सकती है? क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग है उसका ख़तरा टल चुका है या अभी भी ये ख़तरात मौजूद हैं और कोई एडवेंचरिज्म हिंदुस्तान की तरफ से हो सकता है? इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो इंटरनेशनली देखा जाए तो इकोनॉमिस्ट हो या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स हो, बयानिए की जंग में पाकिस्तान को बहुत आगे, यानी कि उनको कहा जा रहा है कि वो फतह याब हो रहा है। पाकिस्तान का बयानिया उसको कामयाबी मिल रही है और वो यूँ मिल रही है कि जो हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ामात हैं ताहाल हिंदुस्तान उसके ऊपर अपने सबूत जो है वो पेश नहीं कर सका। ये सब मामला कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कौमी यकजहती की तरफ कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का भी कोई इम्कान हो सकता है? इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अता तारड़ साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं और तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान है। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अता साहब। जी, पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहती हूँ आपसे कि अब एक नया मोड़ आया है जब कल अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा है उनका पाकिस्तान और भारत को दोनों उनके वज़ीर ख़ारजा को और हमारे वज़ीर आज़म को उनका टेलीफोन गया। हमारे वज़ीर आज़म से उन्होंने क्यों बात की है? ज़ाहिर है कि ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। वज़ीर ख़ारजा से बात करते हैं। एक तो इसका जवाब दीजिए और क्या हम ये समझे कि अब जंग का ख़तरा टल गया? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमारी एंगेजमेंट उनके साथ चलती रहती है और वजीर खारजा जो हमारे नायब वजीर आजम भी हैं उनका भी अक्सर राब्ता रहता है। मगर मैं समझता हूँ कि ये हौसला अफजा बात है कि उन्होंने वजीर आजम से भी बात की और इस सारी सिचुएशन के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया। तो ये डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट पे मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लेवल्स पे ये चलती रहती है और कोई अचंभे की बात नहीं है। वज़ीर आजम से भी वज़ीर खारजा बात करते हैं और स्पेशली हमारा अमेरिका के साथ एक जो रिलेशनशिप है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो आपने देखा कि वो एक अच्छा रिलेशनशिप है। और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी स्टेटमेंट आपने देखी कि उन्होंने कहा कि हमारे दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हैं और उसका उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इजहार किया। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ है, हौसला अफजा चीज़ है और ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। जो आपकी दूसरी बात है, देखिए ये जो इस तरह की सिचुएशंस होती हैं इसमें एस्केलेशन कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। हाँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि
इंडिया ने हमेशा ऐसे वाकयात को बुनियाद बना के पाकिस्तान पे हमला किया। जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ और हमने इनके 2 जहाज गिराए और उनका एक पायलट अभिनंदन जो है उसको भी हमने कैप्चर किया, तो वो पूरी दुनिया के सामने है और इंडिया इस ताक में रहता है। पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की, पाकिस्तान ने कभी अग्रेसर नहीं रहा, पाकिस्तान ने कभी प्रोवोकेशन नहीं की, तो इंडिया की तरफ से हमेशा पहल हुई है। तो इसका हमेशा इम्कान रहता है कि वो कोई ना कोई शरारत या कोई ना कोई ऐसा मिसएडवेंचर करेंगे और पाकिस्तान मिसएडवेंचर को डील करना खूब जानता है। ये भी बताइएगा कि अब पाक भारत यानी अमेरिका ने जो कॉल की है, वजीर खारजा ने, वो कहते हैं जी पाकिस्तान और भारत को आपस में राब्ते बढ़ाने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस जो पाकिस्तान पहले ही गैर जानिबदाराना तहकीकात का जो की ऑफ़र या पेशकश जो है वो कर चुका है, तो क्या हिंदुस्तान ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इस बात के बाद यानी इस कॉल के बाद कोई तहकीकात का आगाज़ हो सकता है और हिंदुस्तान इसको तस्लीम कर सकता है? देखिए, हम तमाम जो दोस्त ममालिक हैं जिनको इलाकाई और आलमी अमन के हवाले से तशवीश है, इस स्टैंड ऑफ की वजह से हम उनके सामने अपना पूरा मौक़िफ़ रखते हैं कि किस तरीके से भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को मोर्द इल्जाम ठहराया इस वाक़े का, जबकि पाकिस्तान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान ने ये अगर मैं आपको बताऊं कि अल जजीरा से लेके न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके इकोनॉमिस्ट तक कह रहा है कि बगैर सबूत के इंडिया ने इल्जाम लगाया, तो अब दुनिया को समझ आ रही है कि इंडिया इसमें कोई कोशिश ऐसी थी कि पाकिस्तान को इस पे ब्लेम किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ मिसएडवेंचर किया जाए। तो हमारी दोस्त ममालिक के साथ एंगेजमेंट है और पाकिस्तान समझता है कि पाकिस्तान ने जो इन्वेस्टिगेशन एक फेयर और एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन का पाकिस्तान ने अंदिया दिया है और बड़ी इस पे क्लियर बात की है और ये साबित किया है कि हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है और हमारा इससे ताल्लुक कोई नहीं है। तो इंडिया इस इन्वेस्टिगेशन से मेरा ख्याल है जो भाग रहा है वो समझ आ रही है कि उनको पता है कि उनके पास एविडेंस है नहीं और पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टांस लिया कि कहा कि इन्वेस्टिगेशन करें। तो इंडिया मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, नैरेटिव फ्रंट पे उसको बड़ी शिकस्त हुई है, जिसकी वजह से वो अब मेरा ख्याल है उनको समझ नहीं आ रही है। आपको ये लगता है कि इंडिया इसका जो है नफी में ही जवाब देगा, क्योंकि अभी तक तो खामोशी है और खामोशी को हम नीम रजामंदी भी इस वक्त नहीं कह सकते जो सूरत हाल है, लेकिन अगर वो जवाब देता है और तहकीकात करवाई जाती हैं तो हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान के पास क्या मैकेनिज्म है कि इस मामले के ऊपर आगे बढ़ा जाए? देखिए, दुनिया में जो बैनुल-अक़वामी सतह पे फोरम मौजूद हैं, अक़वाम मुत्तहिदा से लेके मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो समझा जाता है कि जी ये ऐसे फोरम हैं जो तमाम दुनिया के ममालिक को काबिल कबूल होते हैं, तो ऑब्वियसली अगर कोई वे फॉरवर्ड कभी बना तो वो उसमें बामी रजामंदी होती है और ऐसा फोरम होता है कि जिस पे कोई सवाल ना उठा सके, जिसकी क्रेडिबिलिटी और जिसकी एक ऑथेंटिसिटी अपनी जगह कायम हो। तो ये तो वक्त आएगा तो इस पे कोई ना कोई बातचीत जो है वो की जाएगी, मशावरत हम करेंगे अपनी इंटरनल, मगर अभी तक तो लगता यही है कि भारत जो है वो ऐसी इन्वेस्टिगेशन से जो है वो जान छुड़ा रहा है और ऐसी इन्वेस्टिगेशन में पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास कोई सबूत है नहीं अपने उस इल्जाम को जस्टिफाई करने के लिए जो उसने फौरी पाकिस्तान पे लगा दिया था। आप एफआईआर को देखें, 2:20 पे वाकया खत्म हुआ है और 2:30 पे एफआईआर हो गई है। और बीबीसी की रिपोर्ट है कि पुलिस 3:30 बजे पहुंची है। एक आई विटनेस का अकाउंट है जो बीबीसी ने लगाया कि जी 3:30 बजे पुलिस पहुंची है, तो एफआईआर 2:30 पे कैसे होगी? वो ठीक, वो आप सही कह रहे हैं कि जाहिर है उसमें बहुत सारे झोल हैं, इसीलिए पूरी दुनिया उसके ऊपर जो है वो मुत्तफिक भी नज़र नहीं आती। आपने खुद हवाला दिया, इकोनॉमिस्ट हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ये सब के सब लिख रहे हैं कि भारत जो है वो उनके पास सबूत इस वक्त वो अपने सबूत पेश नहीं कर सका। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के बयानिए की जीत है या ये हिंदुस्तान के बयानिए की हार है असल में? देखिए, भारत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। वो हमेशा ऐसे वाकयात को बुनियाद बना के वो कोई ना कोई अटैक करता है, जिस तरह पुलवामा में किया था। तो इस दफा नैरेटिव फ्रंट पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के एंकर, जिसमें आपको भी मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए, आपका भी उन्होंने यूट्यूब वहां पे बैन किया क्योंकि वो सच सुनना नहीं चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि सच उनकी आवाम तक पहुंचे। तो भारत इस वक्त बहुत खौफ का शिकार है नैरेटिव डोमेन के अंदर। पाकिस्तान से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया, इंटेलिजेंसिया, एकेडेमिया, चैनल्स, अखबारात, एंकर, सहाफी, रिपोर्टर, सबकी यूनिफाइड आवाज गई है। इंडिया अपने केस को डिफेंड ही नहीं कर सका और उधर वॉइसेस ऑफ डिसेंट उठ रहे हैं। लोग मोदी सरकार पे सवाल कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि ये क्यों किया, पाकिस्तान पे ब्लेम क्यों लगाया।
इंडस वाटर ट्रीटी यकतरफा तौर पे मुअत्तल करने की कोशिश क्यों की? ये तमाम चीजें जिसका मोदी सरकार के पास जवाब नहीं है। तो नैरेटिव डोमेन में पाकिस्तान को सबकत है, डिप्लोमेटिक डोमेन में इंडिया ये तवक्को कर रहा था कि बहुत सारे ममालिक उसकी यकतरफा और बिल्कुल एक गैर मशरूत हिमायत करेंगे, मगर वो हिमायत उसको हासिल नहीं हो सकी। जो दुनिया के ममालिक हैं वो दोनों मुल्कों से बात कर रहे हैं, दोनों मुल्कों को डी एस्केलेशन का कह रहे हैं, मगर इंडिया का रोल इसमें एग्रेसर का है। तो इसमें बात तो इंडिया की है कि उन्होंने एग्रेशन दिखाई है, उन्होंने जारियत दिखाई है, पाकिस्तान ने तो जवाब दिया है, और अब पाकिस्तान ने जवाब ऐसा मुंह तोड़ दिया है कि इनको अब छुपने की जगह नहीं मिल रही। ठीक, अच्छा, लेकिन अता साहब आपको लगता है, हम जैसे मैकेनिज्म की बात अभी कर रहे थे, तो अमरीकी वजीर खारजा कह रहे हैं कि आप बैठें और बात करें, वो दोनों मुल्कों से ये बात कर रहे हैं। इस वक्त हम अगर देखें तो जो अहम तैनाती हुई है DGISI की बतौर मुशीर कौमी सलामती के, क्या आपको लगता है कि ये उसी तनाजुर में ये तैनाती हुई है? और फिर एक एतराज़ उठ रहा है कि क्यों किसी सिविलियन को नहीं लगाया गया? आपने उनके जो काउंटर पार्ट है वहाँ पे तो सिविलियन है, तो यहाँ पे क्यों किसी सिविलियन को बतौर मुशीर कौमी सलामती नहीं मुकर्रर किया गया? इस सिचुएशन में जब हम एक सिक्योरिटी का मामला है, मुल्क की सालमियत का मामला है, ये पता नहीं कौन लोग सवाल उठा रहे हैं, बिकॉज जनरल आसिम मलिक एक बहुत ही प्रोफेशनल, थरोली कॉम्पिटेंट एक जनरल ऑफिसर हैं, और आपको पता है उन्होंने PhD की हुई है, और वो ये ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर उनकी खासी महारत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त की जरूरत थी कि इस वक्त जो है इस ओहदे पर उनका आना जरूरी था। और इस सिचुएशन में स्पेशली जब एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है जिसमें हमारे बैन अल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात, जहां पे सिक्योरिटी की सिचुएशन वो ऐसी है जिसमें उनका यहाँ पे आना, इससे मुल्की सालमियत को और हमारे मामलात को मजीद तकवीयत मिलेगी, मजबूती आएगी। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्टेप है, और ये स्टेप लेने से पाकिस्तान का केस और स्ट्रांग होगा इंशाअल्लाह। तो अता साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, इसके बाद से इसी में से कोई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है कि कोई बैकडोर चैनल जो कि पाकिस्तान और भारत का था उसको बंद किया जाए, मतलब उसको खोल दिया जाए? और ऐसा लगता है आपको कि कोई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है? देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई चैनल कोई खुला है या खुल सकता है या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंडियन मीडिया और इंडियन स्टेट वॉर हिस्टीरिया का शिकार है। लेकिन उन्होंने पेशेंट्स को भी वहां से बेदखल करने की कोशिश की है। यानी हम तो फिर भी नरमी रख रहे हैं उनके जो यहाँ पे मरीज हैं उनके साथ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कोई इंसानी तकाजे भी होते हैं, कोई इंसानियत भी होती है, मगर वो उनका वॉर हिस्टीरिया और उनका एक जंगी जुनून जो सर पे सवार है, इतनी बार मार खाने के बावजूद वो दोबारा जो है वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी फिलहाल तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। अता साहब, अभी बयानिए की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि एक कौमी बयानिया अच्छी बात है। सारी सियासी जमातें इस वक्त जो हैं वो भारत के ख़िलाफ़ अपनी रियासत के साथ खड़े हैं, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि एक बयानिया जो कौमी बयानिया है सियासी जमातों के सतह पे वो भी सामने आए। एक कल भी इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है, उनकी बहनें उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक छोटी सी बात है जिसके ऊपर उनको एतराज़ है, क्यों इसको दूर नहीं किया जाता, क्यों मिलने नहीं दिया जाता, ताकि एक मुतफ़िका तौर पर जो है वो आगे बढ़ा जाए इस मसले के ऊपर भी। और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा इस्तेमाल सोशल मीडिया का कर सकते हैं और भी इस पे बयानियां बना सकते हैं पाकिस्तान के हक में। को लगता है बड़े दबे दबे अल्फाज में ये बात की, बट मैं इस वक्त पाकिस्तानी के तौर पे ये समझता हूँ कि अच्छी बात है। उन्होंने भी इस पे अपना जो है वो व्यू दिया, और मैं ये भी समझता हूँ कि जो सेनेट के फ्लोर से एक जॉइंट रेजोल्यूशन आया वो भी बहुत अच्छी बात है। आगे नेशनल असेंबली या जॉइंट सेशन का भी करेंगे इंशाल्लाह ताला कि नेशनल असेंबली के फ्लोर से भी एक यूनिफाइड आवाज जानी चाहिए। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मामले पे बिल्कुल जो एक कौमी पॉलिटिकल पार्टीज का एक रोल होता है वो अदा किया है कि एक मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद आवाज जाए, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के दिफा के लिए वो आवाज जाए। तो बड़ी अच्छी बात है, मगर इस सिचुएशन को पॉलिटिकल गेम्स के लिए एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर हैं, और मैं मतलब पाकिस्तान ये समझता हूँ कि इस वक्त कोई PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, ANP नहीं है। हम सारे पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं।
अच्छा, ये भी बताएं, चूँकि दोबारा हम इंडिया पाकिस्तान पे अगर जाएं तो इस वक्त थ्रेट परसेप्शन क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक भी हो सकती है, तो क्या आप बताएंगे इस मामले में क्या क्या थ्रेट परसेप्शंस हैं इस वक्त? हुकूमत पाकिस्तान या रियासत कैसे देख रही है इसको? देखिए, थ्रेट परसेप्शन ऑपरेशन लेवल पे इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारे पास कंफर्म मौजूद थी जब मैं उस दिन बात की मीडिया से, और बिल्कुल हमारे पास रिपोर्ट्स आती रहती हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेज अलर्ट के ऊपर हैं, हमारी एक्सरसाइजेज भी चल रही हैं, पीएफ भी अलर्ट के ऊपर है, नेवी भी, हमारी आर्मी भी मुकम्मल तौर पे जो है मुतहरक है, और किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट को, किसी भी हमले को डील करने के लिए वो जिस फॉर्म में हो, वो जिस तरह का भी हो, हम तैयार हैं। और हमको कहते हैं हम तैयार हैं, आजमाना नहीं, क्योंकि ये पहले हमें आजमा चुके हैं और इनको हमने धूल चटाई थी, तो इनको अब दोबारा से मिस एडवेंचर करेंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, इस पे हमें कोई डाउट नहीं है। तो हम हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हैं कि हम भरपूर मुकाबला करेंगे और एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स। ये जो कहा ना कि उस दिन आपने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इसके ऊपर भी आप पे इतराज़ किया जा रहा है कि जाहिर है ये इतराज़ इस बॉर्डर पार से आ रहा है कि ऐसी क्या ज़रूरत थी, इसको बौखलाहट कहा जा रहा है वहाँ पे कि अचानक आपको रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। क्या कोई वाकई सीरियस इंफॉर्मेशन थी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी आपके पास कि हिंदुस्तान अटैक कर सकता है? इसको जो आपने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, संजीदा से आगे हमारे पास कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी। अच्छा। और कंफर्म्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, और मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वो बहुत इसका क्रॉस द बॉर्डर तो बड़े रिपल्स गए, इंडियन बड़े परेशान हुए कि इन्होंने हमारे उस इरादे का, उस मजमूम मकसद का पता कैसे करा लिया पहले। तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस अवर्ट हो गया हो, और हमने टाइमली इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और अपने अवाम को भी आगाह कर दिया हो, जिससे भारत का वो मंसूबा एक्सपोज हुआ, और जो उनका इरादा था वो बड़ा उस वक्त वो कोशिश कर रहे थे कि फौरी तौर पे कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि कम्युनिकेशन जो है टाइमली और इफेक्टिव, वो ऐसी सिचुएशन में बहुत जरूरी होती है। और ये कम्युनिकेशन के तहत हमने उस वक्त इंडिया के अज़ाइम को दुनिया के सामने रख दिया, और इंडिया जो है, अगर वो खुदा ना खास्ता थोड़ा लेट हो जाते और वो कोई ऐसा मामला हो जाता तो फिर मैं समझता हूँ उसका नुकसान होता। तो हमने टाइमली उसको डील किया, और उनके उस जो हमारे पास रिपोर्ट थी कंफर्म, उसके मुताबिक बात की। तो इंडिया को बड़ी फ्रस्ट्रेशन इस बात की कि इन्होंने साहब, इसमें अगेन चूंकि बिल्कुल आखिरी सवाल है, ये मैं जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि इस वक्त जो सियासी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है पाकिस्तान को, उसकी तरफ आप बढ़ेंगे? ये छोटी जो मुलाकात का मसला है इसको भी हल किया जा सकता है, PTI के साथ भी आप बात कर सकते हैं, उनके साथ कोई गुफ्तगू या मुकालमा जो है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि इस वक्त जाहिर है कि एक यकजहती की ज़रूरत है और हुकूमत अपना किरदार इसमें अदा कर सकती है। इस तरफ मामला बढ़ सकते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई इसमें हमें बहुत ज्यादा कोई डिटेल में जाना चाहिए, मगर ये उनका इंटरनल मामला है। बुशरा भी नहीं चाहती रीमा की मुलाकात हो, अलीमा को बुशरा से मसला। मैं ये कहना नहीं चाहता, बिकॉज देखिए गौहर साहब मिल लेते हैं, जिसको मिलना होता है वो मिल लेता है, तो वो इंटरनली तय कर लें कि किसको मिलना है किसको नहीं मिलना। मतलब एक बिल्कुल ही एक मजाक सा बना लिया है, और इतने ज्यादा तादाद है लोगों की मिलने की। ये एक जेल मैनुअल होता है, कुछ रूल्स होते हैं, ये बिल्कुल ही एक लगता है कि जिस तरह कोई इस तरह कोई गेस्ट हाउस है। तो मैं इस वक्त पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता क्योंकि माहौल ऐसा है, मगर हैविंग सेड दैट इनको इंटरनली देखना चाहिए कि मुलाकातों का क्या मैकेनिज्म। मुख्तसरन एक ज़िमनी सवाल है कि क्या सियासी मुकालमे का कोई इम्कान मौजूद नहीं है? वो ऑब्वियसली उसका एक वक्त आएगा, और जब आपके सामने है, जब कमेटी बनी, हम बातचीत कर रहे थे, वो बातचीत किसने तोड़ी और क्यों तोड़ी और बातचीत से कौन भागा, वो भी आपके सामने है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम जाएंगे अमेरिका, हमारे साथ प्रोफेसर हसन अब्बास साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, तबसरा निगार भी हैं, तज्ज़िया निगार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जी प्रोफेसर, मैं जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त चूँकि कल सेक्रेटरी खारजा की कॉल आई, रात दोनों से बात हुई, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से बात हुई, आज डिफेंस सेक्रेटरी ने हिंदुस्तान के जो वज़ीर दिफा है उनके साथ बात की है और उसमें काफ़ी अहम इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है कि वो भारत के साथ हैं और इन्वेस्टिगेशन में भी और अपने दिफा के लिए भी साथ खड़े हैं। अमरीका किस तरह से देख रहा है इस वक्त पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को? जी, अमेरिका तो बहुत कंसर्न है और उसकी कंसर्न की सबसे बड़ी वजह है दोनों ममालिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं और ये पुराने जितने भी दफा क्राइसिस हुआ है अमेरिका ने उसमें बड़ा अहम रोल अदा किया। लेकिन ये भी जानते हैं कि जब एस्केलेशन होती है तो एस्केलेशन में चीजें बहुत जल्द हाथ से निकल जाती हैं क्योंकि लोगों की आइडेंटिटी, उनकी ईगो, उनका नेशनल पब्लिक ओपिनियन, वो तमाम चीजें हायल हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका का इंटरेस्ट, मुझे यकीन है अमेरिका का इंटरेस्ट भी यही है और अमेरिका की जानिब से जो वार्निंग भी कह लें है जो डिप्लोमेटिक टर्म्स में दी जाती है कि ये जब आप अगर एस्केलेशन की तरफ गए तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। यानी आपको लगता है कि जंग का खतरा टल गया है इस कॉल के बाद, या अभी भी इंडिया जो है वो अपनी पब्लिक गैलरीज से खेलने के लिए कोई स्ट्राइक कर सकता है? जैसे आपने देखा हो कि बहुत सी खबरें वहाँ से आ रही हैं कि कभी गुजरांवाला मुरीद के, कभी मुख्तलिफ टारगेट्स की वो बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब जंग नहीं होगी या अभी भी इम्कान मौजूद है? जी, मेरा ख्याल है कि जब शुरू हुआ था क्राइसिस, मेरा ख्याल था जंग नहीं होगी और इसमें दुआ का भी आंसर है, ख्वाहिश का भी आंसर है, बिकॉज़ जंग के जितने ऑप्शंस हैं वो सारे बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट उसका बहुत सिवियर होगा, उसका डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट सिवियर होगा। पाकिस्तान बहुत ज्यादा वल्नरेबल और इंडिया भी वल्नरेबल है, जितनी उनकी बूमिंग इकोनॉमी है। पाकिस्तान की तरफ तो बिल्कुल आप आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंट है। जंग लड़ने के लिए तो एक जिंदगी जंग तो लड़ी जा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अगर फौरी तौर पे स्ट्राइक्स ना भी हों, फर्ज करें तो ये 2 महीने बाद कोई क्राइसिस फिर बन जाएगा, फिर 2 साल के बाद बन जाएगा। इस चीज का कोई परमानेंट हल चाहिए और ये पाकिस्तान और इंडिया इस कांस्टेंट साइकिल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कांस्टेंट साइकिल ऑफ हेट्रेड और कांस्टेंट साइकिल ऑफ बिगेटरी जो एक दूसरे के बारे में है, ये दोनों के लिए खौफनाक साबित होगी। अब नहीं होगी तो 2 हफ्ते बाद हो जाएगी, नहीं तो 2 साल के बाद हो जाएगी। इस पैटर्न को तब्दील होना होगा और अनफॉर्चुनेटली ना पाकिस्तान की तरफ ना हिंदुस्तान की तरफ कोई मीडिया के थ्रू या पब्लिक लीडरशिप के थ्रू ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वॉइसेस हैं, जो सीनियर एलिमेंट्स होते हैं, जो कोई पढ़ाई लिखाई वाले लोग होते हैं, कोई शोरा होते हैं, कोई राइटर होते हैं, कोई आर्टिस्ट होते हैं, जो ये स्पेस क्रिएट करते हैं, उनको दोनों तरफ से ऐसे गद्दार करार दे दिया जाता है जब वो दूसरे की जानिब देखते हैं। ये बड़ा अलमिया ये है। मुझे लगता है ज्यादा जो स्पेस पीस एक्टिविस्ट्स की स्पेस कम हुई है और हॉक्स जो हैं और जो जंगजू बयानात हैं वो मेन डोमिनेंट रोल इख्तियार कर गए हैं। मुझे लगता है असल खौफनाक प्रोजेक्शन ये है। प्रोफेसर साहब, आप तो बहुत करीब से देख रहे हैं पाकिस्तान भारत को भी, अफगानिस्तान को भी देखते हैं, इस पूरी रीजन को देखते हैं। ये जो कल गुफ्तगू हुई है उसमें दोनों से एक ही बात की है अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने कि बातचीत करें और राब्ता बढ़ाएं। आपको पता है इस वक्त डेडलॉक है, बिल्कुल स्टैंड ऑफ है और किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। इस बात से क्या आपको लगता है कि कोई बैकडोर चैनल जो है वो खुल सकता है पाकिस्तान और भारत के बीच में और अमेरिका कामयाब हो सकता है कि कम से कम ये जो स्टैंड ऑफ है ये ख़त्म हो और बैकडोर चैनल खुल जाए? ठीक है, डायरेक्ट अगर मुज़ाकरात नहीं शुरू होते, क्या इम्कानात आपको लगता है? जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया और मैं उसी बात को रिफ्लेक्ट कर रहा था अपने अंदाज से और अपने ओपिनियन के मुताबिक कि बातचीत होनी इंतहाई ज़रूरी है। डीजीएमओस की बात हुई है। मैं आपको हक़्क़ुल यकीन से ये कह सकता हूँ कि बैक चैनल चल रहा है और बैक चैनल कभी भी कम्युनिकेशन बंद नहीं होती, उसमें अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है और 3 से 4 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। कुछ बिल्कुल स्कॉलरली सतह के होते हैं, ट्रैक 2, कुछ ट्रैक 1.5 होते हैं, जिनमें मैं उसमें जरा एहतियात से बात कर सकता हूं, लेकिन ये ऐसे भी ट्रैक 1.5 हैं जिनमें पाकिस्तान के दोनों अतराफ के हसास अदारे के लोग भी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और रिटायर्ड जर्नैल भी मिलते हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स भी मिलते हैं। लेकिन उसमें बात में कुछ अरसे से सर्दमहरी आई हुई, मिलते हैं लेकिन दोनों तरफ की पब्लिक ओपिनियन को दोनों स्टेट्स ने इतना ज्यादा हार्डन कर दिया है कि वो जो पुराना जो एक गुडविल का
या कम्युनिकेशन का, आपको याद होगा चंद साल पहले तक वाघा बॉर्डर पे लोग आते जाते थे, पाकिस्तान के आर्टिस्ट वहां जाते थे, वहां से लोग पाकिस्तान आते थे। उस तरीके को जो बंद किया गया है, मैं उसका जिम्मेदार स्टेट को समझता हूँ, दोनों तरफ की स्टेट को, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि बात हो। और अमेरिका का भी ये इंटरेस्ट है, बिकॉज अमेरिका इस वक्त रशिया यूक्रेन में एक तरफ फंसा है, ईरान के साथ एक और तरफ नेगोशिएशंस हैं, टेरिफ वॉर चाइना के साथ अलग चल रही है। वेस्ट की इतनी कैपेसिटी नहीं है इस वक्त, खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप का डोमेस्टिक एजेंडा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अनलाइक प्रीवियस केसेस, जब कोई खौफनाक होती थी, अमेरिकन क्राइसिस मैनेजर ज्यादा इफेक्टिवली आते थे। इस दफा बातचीत में वो गाइडेंस की कोशिश कर रहे हैं, वार्निंग की कोशिश भी कर रहे हैं। मुझे खतरा है कि अगर वेस्ट ने या बाहर की कुव्वतों ने अगर खुदा न खास्ता जंग शुरू हो गई और ज्यादा प्रेशर से ना रोका गया, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है। बिल्कुल, ये तो जाहिर है। लेकिन ये भी बताएगा कि अभी जो आपने कहा कि राब्ते रहते हैं, और हमने कल देखा कि एक फैसला पाकिस्तान ने किया कि DGI को मुशीर सलामती मुकर्रर किया है, इसके पीछे क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि जाहिर है कि DGI को बतौर मुशीर कौमी सलामती उमूर के मुकर्रर करना, मतलब इट मैटर्स ना। तो ये क्या मैसेज है और क्या इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत खूब सवाल है। मेरा ख्याल में ये मैसेजिंग है। एक तो ये, मैं जनरल एज ए एकेडमिक आपको बताऊं, पॉलिसी ममालिक की जो हम पढ़ाते हैं और दिखाते हैं, उसमें ये प्रिंसिपल तो नहीं कह सकता, लेकिन इसके प्रेसिडेंट्स बहुत से मौजूद हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में चर्चिल जो थे वजीर आजम भी थे और डिफेंस मिनिस्टर भी अपने पास उन्होंने रखा था। इसी तरह 2-3 दफा जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, इसलिए ये किया जाता है कि आप चाहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है मोस्ट क्रिटिकल, उसमें वो स्विफ्ट हो, वो कोहेसिव हो, और वो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बड़ी जल्दी ऑपरेट करे। उसमें ये फैसला अच्छा समझा जाता है, लेकिन ये वॉर टाइम फैसला होता है, ये वॉर टाइम स्ट्रेटजी होती है। तो ये मैसेजिंग है कि हम वॉर टाइम के लिए रेडी हैं। आम हालात में मैं ये कहूंगा कि बेहतर होता है कि जितनी ज्यादा मुख्तलिफ वॉइसेज हों, कोई सिविलियन वॉइस भी हो, कोई रिटायर्ड जनरल हो, कोई रिटायर्ड डिप्लोमेट NSA हो, तो जितनी मुख्तलिफ आरा होती हैं उतना डिसीजन मेकिंग में डाइवर्जेंस होती है। और वो डाइवर्सिटी जो है, या जो डिफरेंट डिबेट होती है आपके हाईएस्ट पॉलिटिकल जगहों पे, वो कोई विजडम की तरफ लेके जाती है। आमतौर पर बेहतर होता है कि डिफरेंट लोग ये काम करें, लेकिन वॉर टाइम सिचुएशन में डिसीजन मेकिंग की इफेक्टिवनेस के लिए बेहतर होता है कि कुछ पोजीशंस एडिशनल चार्ज के लिए इकट्ठे किए जाएं। एक अलग बात मैं ये करूंगा, जो आमतौर पर तो ये तरीका है कि जो नया ISI चीफ बने उसकी सब तारीफ और मदाह शुरू कर देते हैं, लेकिन इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि इनकी रेपुटेशन अच्छी है बहुत। जनरल आसिम मलिक की बड़े ट्रेडिशन मिलिट्री, इनके वालिद साहब भी बहुत मशहूर फौज के जर्नल थे, और ये भी पढ़े लिखे हैं, ये PhD हैं, पढ़ाई लिखाई वाले आदमी हैं, और इनकी रिस्पेक्ट भी है, और इनको सेन वॉइस समझा जाता है, और इनके पास ट्रस्ट भी होगा लीडरशिप का दोनों तरफ का। तो उस लिहाज से फैसला समझ आता है। बट दिस इज अ मैसेजिंग ऑफ अ वॉर टाइम। तो आपका तजुर्बा और तज्जिया क्या कहता है कि इस तरह की सूरत हाल में कितनी जल्दी जो है ये मामला टल सकता है, कितनी जल्दी जो कम से कम टेबल पे नहीं बैठ सकते तो उनकी कम्युनिकेशन बहाल हो सकती है? एक तो आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी है, लेकिन एक जो मैसेजिंग से आगे की बात है वो किस हद तक हम कह सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है कि पाकिस्तान और भारत एक जगह बैठें और कम से कम बातचीत शुरू करें? पिछली बात से मैं इसको जोड़ता हूं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के पिछले अरसे में अमेरिका की इंटेलिजेंस से रवाबित बेहतर हुए हैं बिकॉज ऑफ काउंटर टेररिज्म की कोऑपरेशन के लिए। तो मैं समझ रहा हूं कि शायद वो फैक्टर भी ज़हन में रखा गया हो। लेकिन इस वक्त ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये जब तक दोनों तरफ से कोई मेजर इनिशिएटिव नहीं आएगा, किसी एक को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ा नंबर्स में या तादाद में या साइज में नहीं, वो तो इंडिया है, लेकिन अपनी विजन ऑफ पीस में और अपनी अना का मसला बनाए बगैर कुछ बातों पे आपको ये कहना पड़ेगा कि अच्छा, ये जिस तरह कहा गया था, वजीर आजम ने कहा था पाकिस्तान के कि इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उसके साथ एक जुमला और भी बोल दें कि अगर हमारे बंदे इसमें निकले, जिस तरह मुंबई अटैक में निकले थे। देखिए, पाकिस्तान में बाज बातें सच शीशा देखना बड़ा जरूरी है। मुंबई अटैक्स में आपके लोग थे और जगहों पे थे। पाकिस्तान की, ये मुझे पेनफुल तरीके से मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेपुटेशन अच्छी नहीं है इन मिलिटेंसी और कश्मीर मिलिटेंट्स के बारे में। आपको इंडिया में, वेस्टर्न मीडिया में, बल्कि मैं एक और आपको बात कहूँ, आज के अखबारात में तमाम देख रहा हूँ, वेस्ट के तमाम बड़े चीदा अखबारात, उसमें एक लफ्ज है जो बड़ा परेशान है पाकिस्तान के लिए, या होना चाहिए परेशान, अगर पढ़ते हैं
बाहर के अखबार तो लफ्ज़ आ रहे रिटेलिएशन कि इंडिया रिटेलिएट करेगा। वैसे तो आप सोचते हैं ना इंडिया स्ट्राइक करेगा, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, नहीं कहा जा रहा है इंडिया रिटेलिएट करेगा। ऑलमोस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड समझा जा रहा है कि ये इस हमले के पीछे शायद प्रोबेबली पाकिस्तान ही हो। अब एविडेंस कुछ भी नहीं है इसका, पाकिस्तान उनसे सही डिमांड कर रहा है कि आप हमें एविडेंस दें, लेकिन अगर वेस्टर्न कैपिटल्स में या वेस्टर्न मीडिया में ये इंप्रेशन है, इस इंप्रेशन को कैसे तोड़ा जाएगा? किसी को बड़ा बनना पड़ेगा जाके। आपको याद है क्राइसिस हुआ था राजीव गांधी का और पाकिस्तान का ज़ाला क्रिकेट मैच देखने चले गए थे, तो उसमें मैसेजिंग भी हुई थी, लोगों को भूल गया राजीव गांधी पाकिस्तान आ गए थे, बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ मिले थे। उसके बाद मोदी, टू गिव क्रेडिट वेयर ड्यू, वो जहाज उन्होंने उड़ाया था, नवाज शरीफ साहब को जाके मिल लिया था, नवाज शरीफ साहब को आपने उसके बाद पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया। तो गलतियां अपनी तरफ बहुत ज्यादा हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान का ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि पाकिस्तान एविडेंस डिमांड करे और इंडिया को कहे कि वॉर मॉन्गरिंग ना करें, और इंडिया को भी चाहिए कि बड़ा बन के दिखाएं। इंडिया की वीकनेसेस भी उनके अपने मुसलमानों के साथ वहां क्या हो रहा है, इस सारे वाकये के बाद जो मुसलमानों के लिए कश्मीर में बाकी जगहों पे मुसीबत बन रही है, इंडिया के लिए वो एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मुझे लगता है इंडिया जो है वो चाहता है कि उसकी जो मिस्टेक्स हैं, इंटरनल ऑपरेशन है और अंदर उनकी डेमोक्रेसी जिस तरह से स्लाइड कर रही है, वो उससे भी चीज़ों को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक मोमेंट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रोफेसर हजाज साहब, बहुत तफसील से हमें बता रहे थे। और ये बात कि पाकिस्तान को बार बार हिंदुस्तान से एविडेंस की बात करनी चाहिए और इस वाक़े के, पहलगाम वाक़े के जो सबूत हैं वो दुनिया के सामने रखने के लिए हिंदुस्तान पे दबाव डालना चाहिए। यही वो तरीक़ा है जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये जो थ्रेट परसेप्शंस की हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, तो क्या तरीक़े इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और हिंदुस्तान की दिफाई सलाहियत में बहुत फ़र्क है। किस तरह से पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत कर सकता है, मजबूत करेगा, ये बहुत अहम सवालात हैं। इस पर हम बात करेंगे। मेजर रिटायर्ड मैसम रज़ा साहब हमारे साथ होंगे। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद है मेजर रिटायर्ड मैसम रज़ा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार है, उनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने इस काबिल समझा जी। बस हमारे जो सवाल है, जो आम आदमी के भी सवाल है इस वक्त कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला आवर हो सकता है, नहीं हो सकता, हमला कर सकता है तो कैसे कर सकता है, कौन कौन से ऑप्शंस इख्तियार कर सकता है, थ्रेट परसेप्शन क्या है, तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो हमने आपसे पूछने हैं। वैसे तो आजकल इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है जी वो पब्लिक को अवेलेबल होती है बल्क में, लेकिन प्रिसाइजली जो आपके सवाल हैं, हिंदुस्तान के लिए हमला करना या ये शोशा खड़ा करना, ये अब उसके पास ऑप्शन नहीं था, ये उसकी मजबूरी बन चुकी हुई है। क्यों कि जितना भी ये आरएसएस और हिंदुआता का सारा नैरेटिव था जो उन्होंने जिसको बाय ब्लड स्टार्ट किया था 1987 से, और उसके बाद फिर मोदी साहब ने अपने हाथ जो हैं जब इस खून में, इस मेहंदी में रंगे मुसलमानों के, तो अब वो करते करते इस्लाम दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी, उस पर करते करते अब आके वो हर चीज़ जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर आके गेज हो गई है। और परफॉर्मेंस के बाद, गेज होने के बाद वो सारा नैरेटिव डाइड, वो गंगा में बह गया। अब जब वो गंगा में बह गया तो अब अगला इलेक्शन कैसे लड़ना है उन्होंने? दे हैव नथिंग टू शो। आपको पिछले 2019 वाला जो इन्होंने मिस एडवेंचर किया था वो याद होगा, जब उसके बाद जब इनका जहाज गिरा और वो अभिनंदन साहब अपना यूनिफॉर्म भी और मलबा भी जहाज का इधर छोड़ के चले गए। हम तो आज भी कहते हैं आके ले जाओ, तो नहीं आ रहे। अच्छा, वो उसके बाद एक मोदी ने जलसे में कहा कि आज अगर राफेल तैयारे होते तो आज ये हमें ये दिन ना देखना पड़ता। एग्जैक्टली याद है आपको? क्योंकि वो उनकी वो दूसरी टेक्नोलॉजी है, एग्जैक्टली। अब मैं उसके ऊपर
अच्छा, अब उसके बाद इन्होंने इमीडिएटली वो सारा ड्रामा जो रचाया गया था ना 2019 का, उसमें 2 टारगेट थे। एक जनरल इलेक्शन, एक वो 26 त्यारे लेने थे जिसमें बड़ा हैवी कमीशन फ्रांस से इन्होंने लेना था। अच्छा, वो इलेक्शन भी जीत गए। हाँ। वो नैरेटिव बिल्ट हो गया, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, सारा हिंदू वोट जो है उन्होंने कंसंट्रेट कर लिया और हार गई। अब असल जो टारगेट था वो राफेल त्यारे थे। वो जब डील की इन्होंने 26 त्यारों की, एक स्क्वाड्रन, 2 स्क्वाड्रन इन्होंने बनाने थे और इन्होंने शो ये किया था कि हम सी पैक को स्नब करने के लिए ये त्यारे लगाएंगे। ये टोटल डील हुई थी $630 बिलियन की, जिसमें से एक राफेल त्यारा जो था वो $7.5 बिलियन का था। और वो सारी डील होने के बाद अभी तक इनको वैसे उसमें से सिर्फ 7 नसीब हुए हैं। पेमेंट सारी चली, 630 बिलियन फिगर मैं अपने सुनने वालों को बताता। अच्छा, आज की मैं आपको लेटेस्ट बताने लगूं जो शायद पब्लिक पे अभी नहीं आई, कि वो राफेल त्यारे आज अपनी रूटीन पेट्रोलिंग पे इन्होंने भेजे हैं। बेसिकली वो पाकिस्तान को ऐसे ही जरा टेस्ट करने के लिए, और 22 मिनट के लिए उनके रडार जैम हो गए। दे फेल्ड। अच्छा, दे कंप्लीटली फेल्ड। और ये जो भी खबर आई थी कि वो जी बिल्कुल, आज पेट्रोलिंग की उन्होंने, आज की पेट्रोलिंग की, इनके राफेल के जैम हो गए रडार। अच्छा, वो रडार कौन सा है? बड़ा लेटेस्ट रडार था अपनी तरफ से जो इन्होंने लिया था, वो RBE-2 है EASA का, और बड़ा लेटेस्ट रडार, बड़ा महंगा, और $125 मिलियन का एक यूनिट है उस रडार का, RBE-2 का। वो जैम हुआ। अच्छा, जैम किसने किया? हमारे एक नॉर्मल NRTC के जैमर के डेवलपर ने उसको जैम कर दिया। ये आज की मैं लेटेस्ट आपको बता रहा हूं। अब किस तरह तुम लोगों ने लड़ना है, तुम किस बेस के ऊपर ये अपने बड़े बड़े बोल दिला रहे हो? अब आपका आखिरी क्वेश्चन कि वो हमला करे, हमला वो कर चुका है। अगर आप इनका माइंडसेट देखें ना, हमला हम पे हो चुका है। वो क्या है? वो IWT जो इंडस वाटर ट्रीटी इन्होंने कैंसिल की है जी, वो एक टैक्टिकल अटैक से भी बड़ा अटैक है, जो स्ट्रेटेजिकल अटैक वो कर चुके हैं। ये बहुत अरसे से इस इंडस ट्रीटी को खत्म करना चाहते हैं, रीनिगोशिएट करने की तो बात कर ही चुके हैं। तो अटैक तो हम पे हो चुका है। हाँ। ये तो बाकी तो सारी ये टोपी ड्रामा चल रहा है, मगर वो उसमें भी प्रैक्टिकलिटी तो नहीं है। मतलब देखिए, वो उसका रिजल्ट तो एकदम आना भी नहीं था। हाँ। ये अभी इनके पास कैपेबिलिटी, ये 20 साल लगेंगे इंडस को ब्लॉक करते करते। मैं आपके तवस्सुत से, आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव, कि इनके पास ये कैपेबिलिटी जो है ना इंडस के वाटर को रोकने की। मैं इत्तेफाक से कल मेरे एक दोस्त ने, उसकी मैंने हेल्प ली। ठीक। मैंने फ्लो ऑफ वाटर जो इंडिया से एंटर होता है हमारे जो स्कर्दू वाले एरिया में, मैंने उसका फ्लो चेक करवाया। वो 9000 क्यूसिक मीटर है जो फ्लो इंडिया से एंटर हो रहा है। तरबेला में जो पानी कल आया है वो 39,000 क्यूसिक मीटर है। आप अभी कंपेयर, यानी कि टोटल जो तरबेला में हमारे पास पानी आ रहा है इंडस का, ठीक, उसका 25% है जो इंडस से आ रहा है। ठीक। तो अगर कोई हमारी अवाम ये समझ रही है ना कि ये IWT बंद करने से कोई क़यामत बर्पा हो जाएगी, इट इज नॉट इवन। अगर 100% जो कि कैपेसिटी नहीं है इनके पास तो अभी अगले 20 साल में 1% भी रोकने की कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, वो कश्मीर में आए तो सही, जाहिर है, बिल्कुल वो कश्मीर में डैम बनाने के लिए आए तो सही। ये तो अभी स्या नहीं इनसे कंट्रोल हो जा रहे, डैम बनाना तो बहुत दूर। और जो हम थ्रेट परसेप्शन की बात कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपने अहदाफ लॉक कर लिए हैं। पाकिस्तान में भी ये बात हो रही है कि पाकिस्तान ने भी अपने टारगेट्स जो हैं वो लॉक कर लिए हैं। तो वहाँ से क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी ख़तरा है? जैसे मुरीद के की बात हो रही है उनके चैनल्स के ऊपर, दीगर जगहों की भी, और हमारे अहदाफ क्या हो सकते हैं? ज़ाहिर है बताएंगे तो नहीं। देखिए जी, मैं अभी कोई मिलिट्री ऑपरेशंस का बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन अहदाफ क्या होने चाहिए वो मैं ज़रूर बताऊँगा। हमारे अहदाफ ये इंडस वाटर ट्रीटी इन्होंने ख़त्म की है, जिसमें कि जो गवाह था, जो जामिन था, वो वर्ल्ड बैंक था, कर दी। अब इन्होंने तो अनाउंस किया हम खत्म करेंगे। 3 दरियाओं का जो पानी इन्होंने रोका हुआ है वो भी खुलना चाहिए, और हमारा पहला जो हदफ होना चाहिए उन 3 दरियाओं के ऊपर बने हुए डैम होने चाहिए। हमारे कोई अहदाफ सिविलियन नहीं होने चाहिए। वो मासूम इंडियन लोग हैं, वी लव देम, वी लव देयर रिलीजन, वी रिस्पेक्ट देम।
हम जो गांधी जी ने इंडिया बनाया था वो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक दुनिया, वी लव दैट, लेकिन वो आरएसएस और हिंदुआता ने वो इंडिया खा लिया। अब ये और मोदी साहब का इंडिया और है, गांधी जी का इंडिया और था, मोदी जी का इंडिया और है। तो इन्होंने जो पानी बंद किया, हमें हमारे अहदाफ वो 3 डैम होने चाहिए, सतलुज, ब्यास और चनाब के ऊपर जो बने हुए हैं, और स्ट्रेट अवे हमें पूरा पानी खोल देना चाहिए। पहले हदाफ हमारे ये होने चाहिए। बाकी ये फिर आगे जब चलती जाए, जितना जितना गोट डालते जाएंगे उससे 10 टाइम हमसे वापस लेते जाएंगे। और आप कह रहे हैं कि उधर से भी हमला जो है वो अब एक पानी का उन्होंने करना था, वो कर लिया। कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं वो नहीं होंगे। आज उनके डिफेंस सेक्रेटरी की बात हुई, अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी की, उसमें एक जुमला जो इन्होंने कोट किया, इनकी तरफ से खबर हम देख रहे थे राजनाथ साहब की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि जी इंडिया के पास हक है कि वो अपना दिफा करे। और अभी प्रोफेसर हसन अब्बास साहब भी कह रहे थे कि रिटेलिएशन का लफ्ज़ जो है वो पूरे हिंदुस्तान, जो वेस्टर्न मीडिया है उसके ऊपर छाया हुआ है कि उनके पास रिटेलिएशन का हक होना चाहिए। ये कितना ख़तरनाक है? 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक तो अभी लिस्ट आउट हो गई है जो इन्होंने डिक्लेयर किया है कि जो इस अटैक में 22 वाले में जो लोग हु डाइड वो 25 लोग हैं, उनमें से 15 लोग मुसलमान हैं। पहली बात तो ये, अगर हमने ये अटैक करना होता तो हम वो लोग नहीं हैं जो 79 लोगों को बजा के जो पार्क में आए, जो सैर व सियाहत पे आए हुए हैं, हम उनको, ना हमारी टीचिंग, ना हमारा कल्चर, ना हमारा मजहब, हम तो सीधा सीधा गिराते हैं, जिस तरह अभी नंदन को गिराया, जिस तरह कुलभूषण आज हमारी जेल में बैठा हुआ है। दूसरी बात, इनकी मजबूरी है इस वक्त अटैक करना। उसकी वजह क्या है? आज मेरे एक दोस्त हैं मुसव्वर जान साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट, बड़ा रिसर्चर हैं वो भेजी, राइज ऑफ हिंद का नाम से वो फाउंडेशन है। 7000 बंदा डेली इंडिया में मर रहा है, डिफरेंट रीजन, यानी कि तिब्बी मौत की मैं बात नहीं कर रहा हूं, या वो मारा जा रहा है या वो मर रहा है। ये अभी जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ इस वक्त, जो मुसलमान इस वाक़े के बाद शुरू हो गया है, 7000 बंदा। तुम्हें इन 25 बंदे जो तुम्हारी खुद इंटेलिजेंस एजेंसी ने तुम्हारा नैरेटिव बिल्ड करने के लिए मरवाए हैं, तुम्हें इनके ऊपर रिटेलिएट करना आता है। और वो जो डेली 7000 बंदा मर रहा है, इनकी सुसाइडल रेट देख लें, इनकी वुमेन किलिंग रेशो देख। अब उस सारे मलबे को छुपाने के लिए इन्होंने स्ट्राइक करनी है। वो स्ट्राइक इन्होंने करनी है, वो एक मिस एडवेंचर करेंगे, फिर 10 टाइम उसका जवाब ले लेंगे, और उसके बाद जिस तरह पहले 2019 में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे, अब भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गुफ्तगू तो बहुत हो सकती है मगर वक्त की वाकई किल्लत है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।